टेढ़ी बात के आज के खास एपिसोड में दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हरियाणा सरकार के एक बेहद खास मंत्री इस मंच से जुटने जा रही हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनका ताज आपके सर पर जब आता है तो उसे कांटों का ताज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन विभागों में समस्याएं बहुत होती हैं, उन विभागों के सामने चुनौतियां बहुत होती हैं। ऐसा ही एक विभाग समझा जाता है शिक्षा विभाग। और आज हमारे साथ हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल जी इस मंच से जुटेंगी। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी हमारे स्टूडियो में। गीता जी, आपका विभाग एक चुनौतियों भरा विभाग है। हमने देखा कि अध्यापकों ने, शिक्षकों ने किस तरीके की एजुटेशन की, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हों, जेबीटी टीचर्स हों, गेस्ट टीचर्स हों, ऐसे तमाम टीचर्स जिनको कि अब आखिरी के कुछ महीनों में, आखिरी के रादर मैं कहूँगा कुछ हफ्तों के सरकार उनका मान मनवर की कोशिश कर रही है, उन्हें समझाने बुझाने और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को भी मानने की या समेटने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा विभाग जिसके पूर्व जितने भी शिक्षा मंत्री रहे सब अपने चुनाव हारे, तो गीता भुक्कल क्या आज इस प्रोस्पेक्ट से डरती हैं कि वो भी शिक्षा मंत्री हैं और 5 सालों में शिक्षा को लेकर बहुत उतार चढ़ाव इस राज्य ने देखे हैं? आपको भी कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि अभी तक जो जिंक्स जुड़ा हुआ है शिक्षा मंत्रियों के लगातार चुनाव हारने के सिलसिले के साथ साथ वो कंटिन्यू कर सकता है? मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि शिक्षा विभाग को हमने बखूबी संभाला, बहुत अच्छे से कार्य किए। 5 साल में जो है शिक्षा में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है कि जिस खूबसूरती के साथ हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शिक्षा को हब बनाने की बात जो हरियाणा को कही, हम उसमें बहुत ज़्यादा खरे उतरे हैं। हमने नए नए जहाँ स्कूल्स खोले हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया है, आरोही मॉडल स्कूल्स खोले हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं, वोकेशनल एजुकेशन हम लेकर आए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट को हमने अच्छे से लागू किया है। जहाँ शिक्षा का सुधार हुआ है, शिक्षा सुधार के साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। मैं तो एक बात कह सकती हूँ, क्वांटिटी इंप्रूव की है आपने, नई यूनिवर्सिटियां खोली, स्कूल आपने खोले हैं, लेकिन उनमें क्या बच्चों का स्तर, अभी मिसाल के तौर पर एक कहा जा रहा था कि जो पास परसेंटेज है वो लगातार डिप हुआ है, इस साल के नतीजे भी कुछ ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। मैं तो एक बात आपको कह सकती हूँ, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मैं शुरू करूँगी, अगर स्कूली शिक्षा से बात करूँ तो हमारे बच्चे ज़मीन पर बैठा करते, हमने उनको ड्यूल डेस्क का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण पुरस्कार योजना हम जब से लेकर आए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ का हमने जब से गठन किया, जिसमें 70% पेरेंट्स हैं, 50% महिलाएं हैं। पहले क्या होता था, पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता था उनका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अब एसएमसीज के गठन होने से स्कूलों में उनका रुझान बढ़ा है। आज स्कूली शिक्षा में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। नतीजों में क्या ये इंप्रूवमेंट नजर आ रही है? बिल्कुल, नतीजों में भी। नतीजों को लेकर अगर विरोधी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रही है कि आपकी, देखिए, विरोधी पार्टियों का काम तो केवल विरोध करना है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगी कि स्कूली शिक्षा के सुधार में जो कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ है, आप अगर नजर उठाकर देख लें तो उनके समय में जब रिजल्ट आते थे प्रैक्टिकल में, आप 30 में से बच्चे को 27-28 दे रहे हैं और वो थ्योरी में अगर पास हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तब भी वो पास है। हमने इस प्रथा को बदला है। हमने केवल परसेंटेज को इंप्रूव नहीं करना, हमने क्वालिटी इंप्रूव करनी है। हमने ये कंपलसरी किया कि आपको फिजिकल जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको प्रैक्टिकल्स में भी पास करना है और थ्योरी में भी पास करना है। और उसके बावजूद हमने स्कूलों में, जैसे हम क्लास रेडीनेस प्रोग्राम लेकर आए कि जैसे स्कूल खुलते हैं बच्चों को तैयार किया जाए स्कूलों के लिए, और हमने ड्रॉप आउट को कंट्रोल करने के लिए जैसे प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया कि जो बच्चा जैसे ही पहली कक्षा में पास होता है वो घर ना बैठे, हमने एक उत्सव की तरह उसको मनाया, उसको दूसरी में लेकर आए। जो बच्चा तीसरी में पास हुआ उसको चौथी में लेकर आए, 5वीं में, 6वीं में लेकर आए। हमने कोशिश की एक तो ड्रॉप आउट कंट्रोल करने की, दूसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट की। अगर आपने बात देखी होगी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या आप इन चीजों को कोरबोरेट कर सकती हैं? आपका ड्रॉप आउट रेट किस हद तक बेहतर हुआ, या आपकी पास परसेंटेज तो नीचे गिरी है? आपकी पास परसेंटेज तो कम हुई है इस बार अगर हम नतीजों की बात करें। देखिए, आपने पिछले सेमेस्टर के नतीजे जो 10वीं या 12वीं के देखे होंगे, बहुत बेहतरीन है। और जो हमारे इस बार भी जो 12वीं के नतीजे आए हैं, प्राइवेट स्कूल्स का और गवर्नमेंट स्कूल्स का केवल मात्र 1% का असर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे नतीजे आए हैं। जहाँ तक 10वीं के नतीजों की बात है, उसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं आरटी के साथ। शिक्षा के अधिकार के तहत 8वीं में हमने 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। जो स्क्रीनिंग हमारी 8वीं में हो जाती थी, उसके बाद 9वीं में स्क्रीनिंग होती थी और 10वीं में नतीजे आते थे, वो स्क्रीनिंग अब, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, उसके तहत थोड़ा सा असर इस बात का हुआ है। लेकिन सुधार की हमेशा जहां आवश्यकता होती है, सुधार हमें करना भी चाहिए और हमने इसमें काफी ज्यादा सुधार करने की कोशिश की है। जहां टीचर्स की कमी की बात की कि आरटीई पर एट्रीब्यूट करना इस पास परसेंटेज के नीचे आने को, क्या ये एक वैलिड रीजन है आपके लिहाज से? और अगर ये वैलिड रीजन है तो ये ज्यादा चिंताजनक इसलिए होना चाहिए कि आने वाले समय में भी पद्धति वही है, मॉडल वही है,
तो हाउ विल यू इम्प्रूव, आप सुधार कैसे होगा नतीजों में? देखिए, शिक्षा के अधिकार को लेकर पूरे देश भर में एक चिंता की जो लहर दौड़ी। ठीक है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन मुफ्त के साथ साथ में एक तो हमें अटेंडेंस कंपलसरी जरूर करनी चाहिए। अब आपका बच्चा किसी भी समय आ रहा है, नहीं आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, वो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है। इसमें अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पेरेंट शुड बी फिक्स्ड। हमने उसका प्रावधान करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक केब की सब कमेटी, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन की बॉडी है, उसकी सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और हमने उसकी मुझे उसका चेयरपर्सन बनाया गया और हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो 1-2 दिन में हम लोग सबमिट करने वाले हैं। उसमें हमने कहा है सीसीई भी इंक्लूड किया गया, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, की बच्चे का सतत मूल्यांकन होगा। अब क्या है कि बहुत से टीचर्स या बच्चे या पेरेंट्स, देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे, जबकि एग्जाम बंद नहीं किए गए हैं। आपको केवल बच्चे को उसके क्लास में जो डिटेन नहीं करना है, उसको फेल नहीं करना है। 8वीं तक बच्चा अगर कोई सही पढ़ नहीं रहा है, आपको उसके लेवल तक ले जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा तैयारी करवानी है। तो उसकी तैयारी के लिए अब देखिए 3 साल करीबन हुए हैं, अच्छे नतीजे भी आए हैं, पर बहुत बेहतरीन नतीजे नहीं आए। इस और हम लोग प्रयासरत हैं। जहां हम टीचर्स को अच्छे से, एससीईआरटी को हमने नोडल अपना एजेंसी बनाया है, उसमें ट्रेनिंग टीचर्स को दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है और कार्यक्रम हम लोग लेकर आ रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। और लेकिन फाल पेश की पद्धति को लेकर सब जगह जो है चिंता का विषय आया, जिससे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा, मैं समझती हूँ, नीचे आए। और हमने भी ये प्रयास किया है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आपने टीचर्स ट्रेनिंग की बात की, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया को अगर मैं देखूँ, टीचर्स की भर्तियां और अलग अलग कार्डर्स में टीचर भर्ती किए जाते हैं और ये कई राज्यों में विसंगतियां हैं। टीचर्स अलग अलग ग्रेड्स में काम कर रहे हैं, यहाँ आपके गेस्ट टीचर्स अलग हैं, अपने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स अलग हैं। इतने किस्म के टीचर्स को उनके जरिए शिक्षण प्रणाली में सुधार की उम्मीद करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि टीचर्स में भी कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ता है कि हमसे काम लगभग वही कराया जाता है, लगी हमें तनख्वाहें और वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो कि परमानेंट टीचर्स को मिल पाते हैं। और निजी क्षेत्र में ये चीज़ समझ में आती है कि निजी कंपनियां अमूमन कॉन्ट्रैक्चुअल भाड़े पर लोगों को, ठेके पर एम्प्लॉयज़ को लेना इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो कई बेनिफिट्स बचाती हैं, अपनी कंपनी की कॉस्ट बचाती हैं। लेकिन जब सरकारी क्षेत्र में इस किस्म की प्रवृत्ति हम देख रहे हैं और कई अलग अलग राज्यों में, कई अलग अलग विभागों में ये चीज़ देख रहा है, तो आपको लगता नहीं कि इस मामले में भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए? कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने टीचर्स को ओन करना पड़ेगा। आपके पास 7-7, 8-8 साल से काम कर रहे गेस्ट टीचर्स हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं और भी ग्रेड के टीचर्स हैं, तो क्यों इस बारे में कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी आप लोग सही समय रहते नहीं ला पाए? और चुनावों के आसपास आके कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं कि उनको झुंझुना दिखाया जाता है कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, अब कहीं ना कहीं शायद इससे हमें वोटों का लाभ हो। तो इस किस्म की प्रवृत्ति, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए थी, जो कि शायद आपके कार्यकाल में नहीं बन पाई। देखिए, नीतिगत फैसले हमने शिक्षा विभाग में बहुत सारे लिए। जहाँ रिटायरमेंट्स बीच बीच में होती थी, हमने उसको बंद करते हुए यही कहा कि बच्चों का सत्र जो है किसी भी तरह से बीच में उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, तो हमने टीचर्स को केवल हम लोग मार्च में रिटायर करते हैं। और हमने रेगुलर टीचर भर्ती बोर्ड का गठन किया ताकि जो रेगुलर वैकेंसीज हमारे पास आती हैं, हम उनको लगातार जो है वो भरते जाएं। बीच में गैप आया जहाँ पर टीचर्स की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी। गेस्ट टीचर्स को हमने पीरियड वाइज, फिर डे वाइज और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे और इस तरह से रखा। और आज हमारे जो इसको करेक्ट नहीं कभी किया गया। मैं कह रहा हूं इतने साल थे, करेक्ट किया जा सकता था। ये कोई झुंझुना या वो नहीं है। हम लोग शिक्षा सुधार के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हैं और ये केवल हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश भर में शिक्षा को लेकर जो चिंता हमारी सरकारों ने की, उसमें हमने, जहाँ गेस्ट टीचर्स की बात है, वो आज हमारे स्कूलों में इस समय लगातार पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो रेगुलर टीचर, सिक्योरिटी ऑफ जॉब क्या है उनकी? देखिए, उनकी अपनी मानसिकता को समझेगी। आप क्वालिटी, गुणवत्ता लाना चाह रहे हैं ना अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो जब आदमी सिक्योर नहीं होगा, जब टीचर सिक्योर नहीं होगा, देखिए, हमारे क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया। और आज अगर आप उठाकर देख लेंगे, हमारे स्कूलों में टीचर्स जो हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली पेड। अब उनकी जिम्मेवारी है वो अच्छी शिक्षा स्कूलों में दें, जो कि बहुत से अच्छे टीचर्स हैं जो कि शिक्षा अच्छे से दे रहे हैं। आज जो रेगुलर टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया जो है हमारी लगातार इस समय चल रही है। अगर कहीं कोई गैप था, उसको पूरा करने के लिए हमने अतिथि अध्यापक लगाए, जो कि इस समय हमारे सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो भी कैडर है वो रेगुलर कैडर है। कुछ टीचर्स हमारे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लगे हैं, या कुछ हमारे मान लीजिए शिक्षा मित्र हैं, उस तरह के हैं। आप बात करते हैं कंप्यूटर टीचर्स की, हरियाणा इज द स्टेट इन द कंट्री जिसने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीबन 2622 हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें हमने आईसीटी के प्रोजेक्ट्स हम लेकर आए, कंप्यूटर लैब्स हमने अच्छे से एस्टेब्लिश की। और हम बच्चों को, क्योंकि इस मॉडर्नाइजेशन में, इस बढ़ते हुए ज़माने में बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना अति आवश्यक है, हमने जो है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अपनाई। और इसके हमने जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे वो हमने लिए,
वो हमने है एजेंसीज लेकिन को। उसमें भी बहुत आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, टीचर देखिए, सड़कों पर हैं, और ये भी लगा कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता नहीं थी, क्योंकि पहले उनको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उनकी डिग्रियों की जांच कहीं ना कहीं कराते फिर रहे हैं। आई थिंक शायद इसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें हाई पावर परचेज कमेटी जो हमारी स्टेट की बहुत हाईएस्ट बॉडी है, जिसमें परचेज मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं, उसमें टेंडर्स कॉल किए गए और जो भी कंपनी L1 L2 जो भी कम से कम रेट पे और जिनका हमारे टेंडर के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होती थी, उनको ये टेंडर दिया गया और जिन टीचरों को लगना था सीडीएक के माध्यम से एग्जाम हुआ और उनको ये तसल्ली करवाई गई कि आप विभाग के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और कंपनीज को टर्म्स एंड कंडीशंस उनको बताई गई। और इन्होंने जब स्कूलों में आना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, कंपनी की तरफ से भी कुछ शिकायतें आई और टीचर्स की तरफ से भी आई कि कंपनीज ने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें वॉयलेट की हैं। तो हमने जहां हम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने हमारे कंप्यूटर शिक्षकों से यही अनुरोध किया है कि आप अपनी जिम्मेवारी को समझें, आप स्कूलों में आएं, जो आपकी सिक्योरिटी है वो हम रिफंड करवा देंगे, आपकी सैलरी हम लोग पूरी देंगे और कंपनी के खिलाफ भी जो है हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया है। और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स की एक बात थी, उसमें हमने कंपनी को जहां ब्लैकलिस्ट किया उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई और हमने ये कहा है कि आप स्कूलों में आएं, अपनी लैब्स में जाएं, कंप्यूटर को ऑपरेट आप करें, बच्चों को शिक्षा दें। जो आपकी दिक्कतें हैं, देखिए, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, ये बहुत ही सोशल कॉज है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाकर जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन एक चीज समझ तो यही आई ना कहीं आपकी जो एक नीति थी, नीति में त्रुटियां, कमियां साफ नजर आई। अगर आप ये बेसिकली आउटसोर्सिंग का मॉडल है, आपने ठेके पर सब काम करवा रहे हैं, आप कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, अध्यापकों को, अपने अध्यापकों को जिनको शायद शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं ओन करना चाहिए था, आपने और कंपनियों से आउटसोर्स किया जाए। पता नहीं उस वक्त जब ये फैसले लिए गए थे तब क्या सोच या क्या मनोवृत्ति रही होगी आपकी, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि आज वो सारे आउटसोर्सिंग का मॉडल विफल होता नजर है। कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि शिक्षा विभाग में इस किस्म की आउटसोर्सिंग, उसके नतीजे आपके सामने हैं, किस तरीके से आपको एफआईआर रजिस्टर करना पड़ रहा है। देखिए, आउटसोर्सिंग केवल शिक्षा विभाग नहीं है, पूरे देश भर में अगर आप देखें आउटसोर्सेज या आउटसोर्सिंग के तहत लेना या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रखना जो है प्राइवेट एजेंसीज को हायर करने के बाद, ये भी एक प्रथा रही है। लेकिन कहीं कामयाब नहीं है, हर जगह असंतोष है। देखिए, अगर ये मैंने कई अन्य राज्यों की बात की थी, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ठेके पर भर्ती हैं, ये चीजें पहले भी कामयाब नहीं रही हैं। एक बात कह सकती हूँ, शिक्षा मंत्री होने के नाते मुझे ही महसूस होता है जब हम रेगुलर टीचर्स दूसरे सब्जेक्ट्स के रखते हैं तो हमें भी स्टेट पास कंप्यूटर लेक्चरर्स रखने होंगे और आगे से हम लोग इस तरह का नीतिगत फैसला लेंगे कि हम लोग बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखने के रेगुलर कंप्यूटर स्टाफ जो है, क्योंकि आज कंप्यूटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग आगे से जो है स्टेट का एग्जाम भी रखेंगे और कंप्यूटर लेक्चरर्स की भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस पे रखेंगे। चलिए, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। गीता बुक्कल जी, हरियाणा की शिक्षा मंत्री के साथ हमारी बातचीत टेढ़ी बात के मन से जारी।